मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे शुरुआत में ही एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो वो सब्सक्राइब वाले बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के राजनीति के उस ऐतिहासिक मोड़ का, जिसमें 36 साल पुराने युग का अंत हो चुका है। जी हाँ, वो युग जिसमें बिहार की राजनीति का मतलब था दो नाम, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लेकिन अब इस कहानी में एक नया चेहरा सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, एक नया चेहरा सामने आया है जिसका नाम है सम्राट चौधरी। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, क्या ये नया जो चेहरा है ये उन दोनों दिग्गजों की बराबरी कर पाएगा, या फिर ये सत्ता की एक नई चाल है, एक नया प्रयोग है जिससे दिल्ली से डिजाइन किया जा रहा है। सब कर दीजिए। क्योंकि राजनीति सिर्फ चेहरे की नहीं होती है, राजनीति होती है जमीन की पकड़ की, समाज की समझ की, और सबसे बड़ी बात भरोसे की। और जब हम लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बात करते हैं ना, तो ये दोनों सिर्फ नेता नहीं थे, ये अपने अपने समय के पूरे सिस्टम थे। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय की राजनीति को जमीन से उठाकर सत्ता तक पहुंचाया था, पिछड़े वर्गों की आवाज़ दी थी और उनकी आवाज़ को मजबूत की थी। वहीं अगर हम लोग नीतीश कुमार की बात कर लें तो नीतीश कुमार ने सुशासन के नाम पर एक नया मॉडल खड़ा करने की कोशिश की थी और सड़क से लेकर कानून व्यवस्था तक बिहार को एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब ये दोनों चेहरे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या सम्राट चौधरी उस खाली जगह को भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। कहानी यहीं से बड़ा दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सम्राट चौधरी कोई अचानक से उभरे हुए नेता नहीं है। उनका एक लंबा राजनीति सफर रहा है, एक ऐसा सफर जो कई मोड़ से होकर गुजरा है, एक ऐसा सफर जिसमें उन्होंने अलग अलग दलों का अनुभव लिया है। और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से भी अलग बनाती है। लेकिन यही बात उन पर सवाल भी खड़े करती हैं दोस्तों, क्योंकि आज के समय में राजनीति में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात होती है वो है निष्ठा की, संपूर्णता की। और जब आप बार बार दल बदलते हैं तो लोग सवाल जरूर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति का एक ऐसा सच ये भी है कि जो नेता समय के साथ समय के हिसाब से खुद को बदलता है वही टिका भी रहता है, और शायद सम्राट चौधरी ने यही किया है। अगर हम उनके शुरुआती दौर को देखें तो उनका पूरा राजनीतिक माहौल ही अलग था। उनके पिता सुकुन चौधरी खुद एक बड़े नेता थे और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे। ऐसे में सम्राट चौधरी की टर्निंग बचपन से ही राजनीतिक से उस राजनीतिक माहौल में हुई है जहां सामाजिक समीकरण सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। और यही वजह है कि उन्हें बिहार की ओबीसी राजनीति की गहरी समझ है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली मोड़ तो तब आता है जब वो धीरे धीरे आरजेडी और जेडीयू से होते हुए बीजेपी तक पहुंच जाते हैं। और ये सफ़र सिर्फ दल बदलने का नहीं था, ये सफ़र था खुद को एक नए तरीके से ढालने का, खुद को उस विचारधारा में फिट करने का जो उनके पुराने राजनीतिक माहौल से काफ़ी अलग थी। और यहीं से सवाल उठता है, क्या वो सच में उस विचारधारा में फिट बैठ पाएंगे या फिर वह सिर्फ एक राजनीतिक ज़रूरत बन गए थे। क्योंकि बीजेपी को बिहार में एक मजबूत ओबीसी चेहरे की तलाश थी, एक ऐसे चेहरे की जो नीतीश कुमार का विकल्प बन सके। और सम्राट चौधरी इस रोल के लिए बिल्कुल फिट नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनकी जातियां, उनकी पहचान, उनकी राजनीतिक समझ, उनका अनुभव, तीनों चीज उन्हें इस भूमिका के लिए मजबूत बनाता था। और यही वजह है कि जब उन्होंने 2018 में बीजेपी ज्वाइन की थी तब बहुत ही कम समय में उनका कद जो है वह तेजी से बढ़ने लगा था। देखते ही देखते वो पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की नज़र में आ गए थे, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। और यही वो मोड़ था जहां से उनकी असली शुरुआत कहें या फिर कहें कि असली उड़ान शुरू होती है। क्योंकि बीजेपी की राजनीति में ऊपर तक पहुंच बनाना आसान नहीं है
वह सिर्फ वही टिकता, वहाँ पर सिर्फ वही टिकता है जो या तो बहुत बड़ा जन आधार रखता हो या फिर संगठन में खुद को साबित कर चुका हो। और सम्राट चौधरी ने दोनों ही मंचों पर काम किया था। उन्होंने जमीन पर भी अपनी पकड़ मजबूत की थी और संगठन में भी खुद को साबित किया था। और यही वजह है कि सिर्फ 5 साल के भीतर 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। और ये फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि पार्टी में पहले ही बड़े बड़े नेता मौजूद थे जिनका अनुभव उनसे कहीं ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आगे बढ़ाया गया। और यही चीज़ ये दिखाती है कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर कितना भरोसा किया था और यही भरोसा आगे चलकर उन्हें किस मुकाम तक पहुंचा दिया है, आज आप देख रहे हैं। सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि असली राजनीति सिर्फ पद पाने की नहीं होती है। असली राजनीति होती है उस पद को संभालने की, उस भरोसा को निभाने की। और यही वो चुनौती है जो आज सम्राट चौधरी के सामने खड़ी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें एक विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक ऐसा विकल्प के तौर पर जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनका सफ़र आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी के भीतर संतुलन बनाना होगा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बिहार की जनता की उम्मीद पर भी खरा उतरना होगा। सबसे बड़ी बात, उन्हें उस विरासत को भी संभालना होगा जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने छोड़ी है। और यही वो असली परीक्षा है जो ये तय करेगी कि इतिहास में किस रूप में उन्हें याद किया जाएगा, एक सफल नेता के रूप में या फिर एक असफल प्रयोग के रूप में। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय का सबसे बड़ा जो चेहरा है वो है सम्राट चौधरी। अब देखना ये है, क्या वो इस कहानी को दिशा दे पाएंगे, क्या वो विकास और सामाजिक न्याय के बीच में संतुलन बनाकर चल पाएंगे, या फिर राजनीति फिर से वो पुराने रास्ते पर लौट जाएगी। ये सवाल आज हर एक बिहारी के मन में है और इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही देंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि खेल बदल चुका है, खिलाड़ी बदल चुका है और अब नई कहानी लिखा जा रहा है बिहार की राजनीति में। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू भी होती है, क्योंकि राजनीति में ऊपर पहुंचना जितना मुश्किल होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है वहां टिकना, टिके रहना और खुद को साबित करते रहना। और यही वो मोड़ है जहां से सम्राट चौधरी की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, एक प्रयोग है, एक रणनीति है जिसे दिल्ली से बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। और अगर हम इसे गहराई से देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ बिहार की राजनीति के पूरे पावर को रीसेट करने की कोशिश भी है। क्योंकि 90 के दशक से लेकर अब तक बिहार की राजनीति दो ही ध्रुव के बीच में घूम रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय वाला मॉडल और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सुशासन वाला मॉडल। लेकिन अब बीजेपी इन दोनों मॉडल से अलग एक तीसरा रास्ता बनाना चाहती है और इस तीसरे रास्ते का चेहरा बनाया गया है सम्राट चौधरी को। लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर यही उठता है, क्या एक ऐसे नेता जिसने अपनी राजनीति यात्रा की जो शुरुआत है वो लालू प्रसाद यादव के प्रभाव वाले माहौल से की है, जो नीतीश कुमार के साथ काम करके आगे बढ़ा है और फिर अचानक बीजेपी की विचारधारा में फिट बैठ गया हो, और क्या वो सच में इस नई लाइन को ईमानदारी से आगे बढ़ा पाएगा, या फिर यह सिर्फ सत्ता की एक मजबूरी है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो सम्राट चौधरी की पूरी राजनीति एक तरफ से सामाजिक समीकरण पर टिकी हुई है। उनका कुशवाहा यानी कोयरी समाज से आना उन्हें सीधे तौर पर बिहार के उस बड़े ओबीसी वोट बैंक से जोड़ता है जो लंबे समय तक यादव बनाम बाकी ओबीसी की राजनीति में फंसे हुए हैं। बीजेपी इसी गैप को भरने की कोशिश की है। इस गैप को भरने के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे फिट बैठा है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ विचारधारा नहीं चलती है, वहाँ गणित भी चलती है और बिहार का यह गणित बहुत ज़्यादा जटिल है। हर चुनाव जाति समीकरण के हिसाब से तय होता है और यही वजह है कि बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी
जो ना सिर्फ ओबीसी हो बल्कि जमीन से जुड़ा हो और विपक्ष की राजनीति को समझता हो, और सम्राट चौधरी इस रोल में बिल्कुल फिर बैठ रहे थे। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, क्योंकि बीजेपी के भीतर ही कई बड़े नेता ऐसे थे जिनका अनुभव और कद सम्राट चौधरी से कहीं ज़्यादा बड़ा था, जैसे कि रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और नंद किशोर यादव। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी नेतृत्व ने सम्राट चौधरी पर दावा लगाया, और यही चीज़ यह दिखाती है कि यह फैसला सिर्फ राजनीतिक स्तर का नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति का हिस्सा था। और जब बीजेपी इस तरह का कोई फैसला लेती है तो इसके पीछे एक लंबी योजना होती है, एक ऐसा प्लान जो आने वाले कई सालों तक ध्यान में रख कर बनाया जाता है। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ वर्तमान के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें भविष्य के एक बड़े चेहरे के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। बल्कि वैसे ही जैसे असम में हिमंत बिस्व शर्मा को तैयार किया गया था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को एक बड़े हिंदुत्व और प्रशासनिक चेहरे के तौर पर स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या सम्राट चौधरी उस स्तर तक पहुँच पाएंगे? क्योंकि हर राज्य की राजनीति अलग होती है, हर राज्य का सामाजिक ढांचा अलग होता है, और बिहार की राजनीति तो खास तौर पर बहुत ही संवेदनशील और जटिल मानी जाती है। यहाँ पर सिर्फ विकास की बात करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। सामाजिक न्याय, जाति संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव, तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। यही वो वजह है जहाँ पर सम्राट चौधरी को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर वह सिर्फ बीजेपी के केंद्र लाइन पर चलते हैं और स्थानीय समीकरण को नज़रअंदाज करते हैं तो उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो संतुलन बनाकर चलते हैं, अगर वो लालू यादव की सामाजिक समझ और नीतीश कुमार के प्रशासनिक अनुभव दोनों को सीख कर आगे चलते हैं, तो वो एक नया मंडल भी खड़ा कर सकते हैं। यही वो संभावना है जो उन्हें खास बनाती है। लेकिन इसके साथ ही एक खतरा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजनीति में जब कोई नया चेहरा तेजी से ऊपर उठता है ना, तो उसके विचारधारा भी उतने ही तेजी से बढ़ते हैं। और सम्राट चौधरी के साथ भी यही हो रहा है। पार्टी के अंदर भी और बाहर भी कई ऐसे लोग हैं जो उनके इस उभार में खुश नहीं हैं, और यही असंतोष कभी भी सामने आ सकता है, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि सत्ता संभालना आसान है, लेकिन सत्ता के भीतर संतुलन बनाना सबसे मुश्किल माना जाता है। और अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो वो लंबे समय तक बिहार की राजनीति में टिक सकते हैं। लेकिन अगर वो इसमें असफल होते हैं तो उनका सफल भी उतना ही तेजी से ख़त्म हो सकता है जितना तेजी से वो ऊपर आए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर तो कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। और आज जो नेता सबसे ऊपर है वो कल नेता सबसे नीचे भी हो सकता है, और जो सबसे नीचे है वो कल को सबसे ऊपर भी हो सकता है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि लाइक करिएगा या फिर डिसलाइक करिएगा। लाइक डिसलाइक में से कुछ भी करिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आ रही है।